नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और इससे संबंधित हमने पैरेटो, कैल्डोर हिक्स और सेटोवास्की पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बर्गसन सैमुअल्सन का जो सामाजिक कल्याण फलन है, जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग त्रुटि हुई है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। सोशल वेलफेयर फंक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आखिरकार ये बर्गसन सैमुअल्सन जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं, उसका पैरेटो, कैल्डोर हिक्स और सेटोवास्की से क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, और बर्गसन सैमुअल्सन ने जो सामाजिक कल्याण फलन के माध्यम से किस प्रकार सोशल वेलफेयर को स्पष्ट किया है, उन तमाम बिंदुओं पर आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलते हैं साथियों। सबसे पहले हम देखें कि पैरेटो, कैल्डोर हिक्स और सेटोवास्की ने जो अपना मानदंड, जो तुष्टिकरण के क्रमवाचक, जैसा कि हमने पूर्व की वीडियो में भी चर्चा की है कि ये तमाम जितने भी सिद्धांत हमने वेलफेयर से संबंधित पढ़े हैं, वो सारे के सारे जो यूटिलिटी का जो ऑर्डिनल अप्रोच है उस पर आधारित थे। और साथ ही साथ इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी वस्तुपरक आर्थिक मानदंड पर आधारित है। ठीक है, इसकी भी हमने जब पैरेटो और कैल्डोर हिक्स और सेटोवास्की की चर्चा की थी तो वहाँ बात की थी कि वस्तुपरक मॉडल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव बात की है, यहाँ वस्तु विशेष पर बात की है। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने कल्याण का निर्धारण किया है, वेलफेयर का। जबकि बर्गसन सैमुअल्सन का जो सामाजिक कल्याण फलन है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये अंतर है, एक महत्वपूर्ण अंतर है, इसी को लेकर बात की गई। और वो अंतर क्या है? ये मूल्यगत निर्णयों पर, वैल्यू जजमेंट पर आधारित है। और वैल्यू जजमेंट क्या है और किस प्रकार इसका निर्धारण किया जाता है, और वैल्यू जजमेंट के द्वारा सोशल वेलफेयर किस प्रकार निर्धारित होगा, उसका इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा भी करेंगे। तो उसको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम कि वैल्यू जजमेंट होता क्या है। परंतु यहाँ आप दोनों में अंतर देखिएगा कि जो ऊपर के जो हमने पहले मॉडल पढ़े हैं, पैरेटो का, कैल्डोर हिक्स का, सेटोवास्की का, वो वस्तुपरक था, जबकि ये वैल्यू जजमेंट पर आधारित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अंतर है। और इसमें हम इस बात को भी समझेंगे कि पैरेटो और से ये किस प्रकार से अंतर है, उस बिंदु को भी हम लेकर चर्चा करेंगे। ये मूल्यगत निर्णय है, वो किसी स्थिति का मूल्यांकन करने में किसी नीति निर्माता की सहायता करता है। जो भी है, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, कोई भी पॉलिसी मेकर है, पॉलिसी का निर्माण कर रहा है, नीति का निर्माण कर रहा है, वो वहाँ ये मूल्यगत निर्णय उसको बड़ी महत्वपूर्ण हेल्प करेंगे, उसके माध्यम से वो अपनी पॉलिसी का निर्धारण कर पाएगा। अब मूल्यगत निर्णय पर पुनः बात आ गई कि मूल्यगत निर्णय है क्या, वैल्यू जजमेंट क्या है, जो एक नीति निर्माता, एक पॉलिसी मेकर को हेल्प करेगा। यहाँ जो सामाजिक कल्याण फलन है, चूँकि हम बर्गसन सैमुअल्सन का जो मॉडल पढ़ रहे हैं वो सामाजिक कल्याण फलन है, सोशल वेलफेयर फंक्शन है। तो पहले है क्या, तो उसको W से दर्शाया है सामाजिक कल्याण को, और U1, U2, U3, UN, ये विभिन्न व्यक्तियों के जो हमने जो ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा वो है, सभी की अपनी अपनी ये उपयोगिता है। जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में, उनको जो भी उपयोगिता, यूटिलिटी प्राप्त हो रही है, कौन सी, हम ऑर्डिनल की बात कर रहे हैं, क्रमवाचक की बात कर रहे हैं। और ये एक फंक्शन के रूप में W, स्मॉल w है, जिसको हमने तुष्टि गुण और उपयोगिता के माध्यम से यहाँ हम देख रहे हैं कि सामाजिक कल्याण फलन के अंतर्गत जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में, उन सभी की उपयोगिता के द्वारा हम सामाजिक कल्याण फलन का निर्धारण कर पाएंगे। अब एक यहाँ प्रश्न बन रहा होगा दिमाग में कि सभी लोगों की सामाजिक कल्याण फलन का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इतने लोगों का किस प्रकार से हम वेलफेयर का निर्धारण कर पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो वेलफेयर है
वो अलग अलग होता है, क्योंकि उनके निर्धारण करने का तरीका, उनकी जो वस्तु है वो भी, जिससे वो उपयोगिता यूटिलिटी प्राप्त कर रही है, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें बर्गसन सैमुअल्सन ने जो मूल्यगत निर्णय है, वैल्यू जजमेंट है, उनको शामिल किया है। वैल्यू जजमेंट के माध्यम से उन उपयोगिताओं का जो निर्धारण करेंगे और उन उपयोगिता की योग के द्वारा हम सामाजिक कल्याण फलन को निर्धारण कर पाएंगे। तो उसकी हम चर्चा करेंगे इसके माध्यम से। सबसे पहले आप यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सामाजिक कल्याण फलन होता क्या है। तो सामाजिक कल्याण फलन हमने यहाँ फंक्शन को देखा है, किस प्रकार से तमाम जितने व्यक्ति हैं इकोनॉमी में, उनकी उपयोगिताओं की जो क्रमवाचक, सबसे पहले यहाँ बात को पकड़ के रखिएगा, क्रमवाचक ऑर्डिनल। जबकि यहाँ एक समानता भी आपको देखने को मिलेगी कि पेरेटो है, केल्डोर है, जो हिक्स है या सेटोवास्की, उन्होंने भी कर्मवाचक को लेकर बात की है, और यहाँ बर्गसन सैमुअल्सन ने भी कर्मवाचक को लेकर बात की। लेकिन अंतर जो कि हमने पूर्व में देखा कि वो वस्तुपरक है, ऑब्जेक्टिव है, जबकि ये मूल्यगत निर्णयों पर आधारित है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि सामाजिक कल्याण फलन, यहाँ सामाजिक है वो दो बार टाइपिंग में आ गया है। चूँकि साथियों मैं खुद ही ये टाइपिंग करता हूँ, इसलिए हो सकता है कि टाइपिंग त्रुटि थोड़ी बहुत हो सकती है, थोड़ा साथ साथ उसको हम थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे। सामाजिक कल्याण फलन का रूप उसे व्यक्ति अथवा संस्था के मूल्यगत निर्णयों पर निर्भर करेगा, जिससे सामाजिक कल्याण के विषय में मूल्यगत निर्णय देने का अधिकार प्रदान किया गया। अब सबसे पहले बात यह है कि सोशल वेलफेयर फंक्शन है वो किस पर निर्धारित करेगा, उस व्यक्ति और संस्था पर निर्भर करेगा। जिस व्यक्ति और संस्था को जो वैल्यू जजमेंट है वो लेने का अधिकार दिया गया है, वो कौन लेता है। जैसे हम एक परिवार की बात करें, एक परिवार में अगर परिवार के वेलफेयर की बात करें, तो परिवार में वो निर्णय किसको दिया गया है, पिताजी को दिया गया है कि माताजी को दिया गया है कि दोनों को दिया गया है, और वो किस प्रकार का निर्णय ले पाते हैं, है ना। तो उस पर जो परिवार का वेलफेयर है वो निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो बर्गसन सैमुअल्सन है उसने भी इस प्रकार की बात की है कि उस व्यक्ति और संस्था के निर्णयों पर निर्भर करता है, जिसको हमने मूल्यगत निर्णय वैल्यू जजमेंट का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि वह व्यक्ति अथवा संस्था कोई भी हो सकता है, अलग है वो अपने अपने ढंग से, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि किसके द्वारा किया जा सकता है, कोई भी हो सकता है। किंतु वास्तविक स्थिति का निर्णय देने के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्ष व्यक्ति अथवा संस्था हो, किसी प्रकार का वो पक्षपात ना करे, भेदभाव ना करे, क्योंकि उसके निर्णय पर ही सामाजिक कल्याण में परिवर्तन निर्भर करेगा, और उस निर्णय को समाज के सभी व्यक्तियों को स्वीकार करना होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बात ये की गई है कि कोई भी व्यक्ति और संस्था करे, लेकिन वो निष्पक्ष रूप से करे। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखें, इस बात की चर्चा करें। यहाँ बर्गसन और सैमुअल्सन की बात करने से पूर्व एक प्रोफेसर बोमोल ने इसके बारे में अपने शब्दों में कहा है कि ये निर्णय जो वितरण में न्याय तथा सुधार करते हैं, वे स्वयं अर्थशास्त्री के अथवा वे जो कानून द्वारा निर्मित होते हैं, किसी अन्य सरकारी अधिकारी अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट जिसको व्यक्ति अथवा समुदाय द्वारा निर्मित हो सकता है। तो यहाँ बामोल ने अपने शब्दों में अर्थशास्त्री को कहा, या कानूनी तौर पर कोई व्यक्ति या संस्था या अधिकारी हो सकता है जिसके द्वारा ये वैल्यू जजमेंट का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ हम बात करें कि अगर निर्णय कोई भी ले, वो निष्पक्ष व्यक्ति अथवा संस्था होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो भी वैल्यू जजमेंट लिए गए हैं उस पर सोशल वेलफेयर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ वास्तव में वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखे, सोशल वेलफेयर को सबसे ऊपर रखे, ऐसे व्यक्ति या संस्था होनी चाहिए, तथा निष्पक्ष रूप से कोई निर्णय दे, बिल्कुल अनबाइस्ड तरीके से वो निर्णय ले। बर्गसन तथा सैमुअल्सन ने इस संदर्भ में एक महापुरुष सुपरमैन की कल्पना की है। बड़ी सीधी सी उन्होंने एक शब्द यूज कर लिया, महापुरुष होगा कोई, एक सुपरमैन की उन्होंने कल्पना की है, और उसके द्वारा, यानी अभी हमने जो सोशल वेलफेयर फंक्शन देखा उसमें सभी व्यक्तियों की जो उपयोगिता है उनके द्वारा हम सोशल वेलफेयर फंक्शन का निर्धारण करेंगे। और वहाँ हमें आश्चर्य हो रहा था कि किस प्रकार से इन सभी व्यक्तियों की उपयोगिता
का निर्धारण कर पाएंगे और उसका योग किस प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी यूटिलिटी उपयोगिता का निर्धारण होता है। तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ फर्गसन तथा सैमुअल्सन ने बड़ी आसानी से इस बात का इलाज ढूंढ लिया है कि एक महापुरुष होगा, एक सुपरमैन होगा जो इस चीज़ का निर्धारण करेगा, जो समाज के कल्याण में परिवर्तन के विषय में कोई मूल्यगत निर्णय लेता है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि के लिए महापुरुष ही निर्णय लेता है कि समाज में किस वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। अब ये ही निर्धारण करेगा कि कौन सी वस्तु, कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाएगा, कितना किया जाएगा, उत्पादन कितना किया जाएगा, और वस्तु का गुण तथा प्रकार क्या होना चाहिए, कैसी वस्तु की क्वालिटी होनी चाहिए, किस टाइप की वो वस्तु होनी चाहिए, किन आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तथा उनमें भी किस आवश्यकताओं को पहले। अब हमारी आवश्यकताएं क्या है और उनमें से कौन सी आवश्यकता सबसे पहले पूरी जाए, किस आवश्यकता को बाद में संतुष्ट किया जाए, तथा समाज में धन का वितरण, जो मनी है उसका वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार से होना चाहिए। ये सारे जो तमाम कार्य हैं जो वैल्यू जजमेंट से आधारित है, और वैल्यू जजमेंट पर आधारित होने के लिए फर्गसन सैमुअल्सन ने ये कार्य एक सुपरमैन को सौंप दिया है। इस प्रकार एक महात्मा, जिस सुपरमैन की कल्पना के द्वारा हम उपयोगिता की जो अंतर्वैयक्तिक तुलना है, जो हम अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से जो तुलना करेंगे कि कोई एक व्यक्ति है वो किस प्रकार से उपयोगिता का निर्धारण करता है, दूसरा किस प्रकार से करता है, उन उपयोगिता को जोड़ने, घटाने, प्लस माइनस करना, उनका मेजरमेंट यानी मापने की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन ये तो एक बड़ी विडंबना हो सकती है, किस प्रकार से, कहाँ से लाएं वो सुपरमैन। लेकिन अगर आधुनिक प्रजातांत्रिक सरकार, आज की जो हम डेमोक्रेटिव जो सरकार गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उस युग में समाज के विभिन्न व्यक्ति अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। चुनाव आप जानते हो कि किस प्रकार चुनाव के द्वारा हम अपने नेता को चुनते हैं, जो मिलकर सरकार का गठन करते हैं, और सरकार का निर्माण मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक के आधार पर होता है। इस प्रकार समाज की जो प्रतिनिधि सरकार है, जिसको हमने चुना है, अनेक नीतियों का निर्माण कुछ मूल्यगत निर्णय के, और वही उसके द्वारा उन मूल्यगत निर्णयों के आधार पर सोशल वेलफेयर के निर्णय लिए जाते हैं। अगर एक सुपरमैन की कल्पना की है, लेकिन आधुनिक युग में जिसका हम चुनाव करके एक सरकार गवर्नमेंट बनाते हैं, उसके द्वारा ये कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ हम जो वैल्यू जजमेंट है उसको लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ हम फर्गसन तथा सैमुअल्सन ने जिस सुपरमैन की कल्पना की है, या आधुनिक स्थिति में देखें, मॉडर्न टाइम में देखें, जो गवर्नमेंट की कल्पना की है, जो गवर्नमेंट है जिसके द्वारा ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, वैल्यू जजमेंट लिए जा रहे हैं, वो यहाँ कहना चाह रहा है कि उनके जो वैल्यू जजमेंट है वो आपस में संगत, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और इसका तात्पर्य क्या है कि अगर कोई स्थिति है जिसमें हमने, जो सिचुएशन है जिसमें हमने जो अक्स को वाई की तुलना में बेटर बताया है, यानी अच्छी स्थिति कौन सी है, अक्स की है, अधिक है, तथा वाई को जेड की तुलना में बेटर बताया, यानी वाई ग्रेटर देन जेड, तो निश्चित रूप से यहाँ ये होना चाहिए कि अक्स किससे, जेड से बेटर स्थिति में होना चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि जब वाई से बेटर स्थिति अक्स है और जेड से वाई बेटर है, तो निश्चित रूप से जो अक्स की स्थिति है वो जेड से बेटर होनी चाहिए। इसको लेकर वो बात कर रहा है। अब हम जब वैल्यू जजमेंट के माध्यम से किस प्रकार से हमने ये देखा कि यहाँ जो सोशल वेलफेयर का जो काम है वो वैल्यू जजमेंट के द्वारा किया जा रहा है, और वैल्यू जजमेंट का कार्य किन के द्वारा किया गया है, वो यहाँ फर्गसन सैमुअल्सन ने एक सुपरमैन, एक महापुरुष की कल्पना की है, उसके द्वारा इन यूटिलिटी का निर्धारण किया जाता है, और उसके माध्यम से यहाँ जो सामाजिक कल्याण फलन है उसका जो अनादिमान वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, वो निर्माण किया जा रहा है। ये सुपरमैन के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक हम ये देख पा रहे हैं। यहाँ डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, जहाँ एक ए व्यक्ति की यूटिलिटी को लिया गया है एक्स अक्ष पर, वाई व्यक्ति की यूटिलिटी को यहाँ हमने जो लंबवत अक्ष है वाई अक्ष पर लिया गया है, और यहाँ W1, W2, W3 आदि जो सामाजिक अनादिमान वक्र सोशल इंडिफरेंस कर्व है, ये हम इस चित्र में आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। यहाँ जो ये सामाजिक अनादिमान वक्र है, सोशल इंडिफरेंस कर्व है, अगर यहाँ W1 की बात करें तो व्यक्ति ए और बी की जो
यहाँ तुष्टि गुणों के विभिन्न संयोग को बताता है। जहाँ हम देखें यानी एक ही इंडिफरेंस कर्व, जैसा कि आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, अगर उस पर हम बात करें तो दोनों की जो तुष्टि गुण है उन संयोगों को दर्शाता है। जहाँ कैसी तुष्टि गुण मिलेगी, समान स्तर को दर्शा रहा है। एक जो लेवल है सोशल वेलफेयर का वो क्या रहेगा, यहाँ सेम रहेगा। इस स्थिति को तो हम इस जैसा कि हमने इंडिफरेंस कर्व हमने पढ़ा वहाँ हमने देखा है। ठीक है, अब यहाँ हम उदाहरण के रूप में देखें कि कोई नीति परिवर्तन, कोई पॉलिसी चेंज जो अर्थव्यवस्था को क्यू से टी पर ले जा रहा है। आप देख रहे हो कि क्यू है वो W1 इंडिफरेंस कर्व पर है, जबकि जो टी है वो W3 पर है। यानी यहाँ हम देखें कि क्यू से टी पर जा रहा है तो इसका मतलब सोशल वेलफेयर में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हुई है, सोशल सामाजिक कल्याण में वृद्धि है। यदि वह अर्थव्यवस्था को एस से क्यू पर ला रहा है, एस आपको पता है कि W2 पर है और Q है W1 पर, नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व पर आ रहा है, तो निश्चित रूप से सामाजिक कल्याण में क्या होगी, कमी होगी। और यदि कोई पॉलिसी नीति परिवर्तन अर्थव्यवस्था को Q से R पर ले जा रहा है, यानी उसी पर ले जा रहा है, इसका मतलब उस पर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। एक समान सोशल वेलफेयर को ये दर्शा रहा है, इक्वल को यहाँ दर्शाया गया है। ये सामाजिक कल्याण फलन है, सोशल जो वेलफेयर फंक्शन है, जिसको हमने वैल्यू जजमेंट के द्वारा प्राप्त किया है। यहाँ हमने सामाजिक अधिमान वक्र को दर्शाया गया है, ये बर्गसन सैमुअल्सन के द्वारा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर बर्गसन ने सबसे पहले अपना ये जो लेख है उसमें अपने सोशल वेलफेयर जो फंक्शन है उसको यहाँ सबसे पहले लाए थे इस लेख में। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि सामाजिक कल्याण फलन में उत्पादन तथा विनिमय की अनुकूलतम शर्तें हैं, वो अधिकतम कल्याण की आवश्यक शर्त के रूप में स्वीकार की गई है। जो पेरेटो में हमने उत्पादन और विनिमय की जो ऑप्टिमम जो कंडीशन है उनको देखा था, उसको यहाँ आवश्यक शर्त के रूप में लिया गया है, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो साथियों अभी तक हमने वैल्यू जजमेंट की बात की और वैल्यू जजमेंट के अंतर्गत हमने जो इंडिफरेंस कर्व का निर्माण किया है। अब ये पेरेटो को साथ लेकर किस प्रकार से जो सामाजिक कल्याण फलन है उसको अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। आपने पेरेटो अनुकूलतम सिद्धांत देखा है पिछले वीडियो में, जिन साथियों ने नहीं देखा वो ज़रूर देखिएगा। जो पेरेटो ऑप्टिमम देखा है उसमें हमने ये देखा कि जो हमने एजवर्थ बॉक्स का प्रयोग किया था, इस प्रकार से एजवर्थ बॉक्स का प्रयोग किया था और एजवर्थ बॉक्स में हमने परसविंदा वक्र यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्व का देखा, जो दो व्यक्तियों के इंडिफरेंस कर्व के स्पर्श बिंदु के द्वारा हमने प्राप्त किया। और ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर जितने भी बिंदु है वो सभी क्या है, पेरेटो ऑप्टिमम है। लेकिन यहाँ पेरेटो ऑप्टिमम जैसे यहाँ हम ए बिंदु लें, बी बिंदु लें, सी लें, इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व है जो ओ सी के द्वारा हम यहाँ दर्शा रहे हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर जितने भी बिंदु है वो पेरेटो ऑप्टिमम है। अब इनमें से कौन सा बिंदु है जिस पर सामाजिक जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है, यानी जो एक निश्चित पॉइंट को यहाँ हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, उसी की हम लेकर बात करें। अनेक ऐसे हल होते हैं जो पेरेटो के मानदंड की दृष्टि से अनुकूलतम होते हैं, ऑप्टिमम होते हैं, जिसे पेरेटो अनुकूलतम विश्लेषण में हमने अधिकतम सामाजिक कल्याण का कोई निश्चित हल प्रदान नहीं करता है। बस उस जो परसविंदा वक्र है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर जितने भी बिंदु है वो सारे के सारे सोशल वेलफेयर को दर्शा रहे। किंतु सामाजिक कल्याण फलन की सहायता से हम अधिकतम सामाजिक कल्याण का हल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ बर्गसन और सैमुअल्सन ने क्या किया कि इसको पेरेटो के जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है इसको शामिल कर लें, है ना, और इसको शामिल करते हुए साथ ही साथ जो इंडिफरेंस कर्व हमने प्राप्त किए हैं उनको भी जोड़ लें, दोनों को आपस में जोड़ लें, उसके द्वारा हम इसका निर्धारण कर सकते हैं, जिसके आगे हम चर्चा करेंगे। अर्थात सामाजिक कल्याण फलन को पेरेटो अनुकूलतम विश्लेषण से जोड़कर, ठीक है, सामाजिक कल्याण फलन जो हमने ऊपर देखा जो वैल्यू जजमेंट पर आधारित है उसको किसके साथ जोड़ दें, पेरेटो ऑप्टिमम के साथ जोड़ लें, तो एक विशेष हल हम प्राप्त कर सकते हैं जो अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। सामाजिक कल्याण फलन की सहायता से अधिकतम सामाजिक कल्याण को हल ज्ञात करने के लिए पेरेटो अनुकूलतम विश्लेषण से एक महत्वपूर्ण आधुनिक धारणा उच्चतम तुष्टिगुण संभावना वक्र, ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर्व लिया है वो निर्मित किया गया। यहाँ उसको क्या बोलेंगे, इसकी बर्गसन सैमुअल्सन के अंतर्गत उसको बोलेंगे ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व कहेंगे। अब ये है क्या, अब ये है कि उच्चतम तुष्टिगुण संभावना वक्र दो व्यक्तियों के उन तुष्टिगुण संयोगों को, उन यूटिलिटी कॉम्बिनेशन को दर्शाएगा जो कि साधन की मात्रा,
तकनीकी का स्तर तथा व्यक्तियों का अधिमान क्रम दिए होने पर ये सब दे रखे हैं। साधन की जितनी मात्रा है वो है, जितनी अधिक से अधिक मात्रा है वो है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी लेवल है वो दे रखा है ना। व्यक्तियों का जो अधिमान प्रेफरेंस है ना, रुचि है वो दे रखी है। ये दी होने पर जो पेरेटो की मानदृष्टि से कुशल है, ठीक है, उसको दर्शाने वाला यानी सामाजिक अनुदिमान वक्र दो व्यक्तियों के उन तुष्टिगुण संयोगों को दर्शाता है जिनसे समान सामाजिक कल्याण फलन। और ये तो हमने पेरेटो की बात की है ना, वो कुशल बिंदु है, ठीक है। और दूसरा सामाजिक जो अधिमान वक्र है जिसको हमने वैल्यू जजमेंट के द्वारा प्राप्त किया है, वो तुष्टिगुण के उन संयोगों को दर्शाता है जहाँ क्या मिलती हो, समान सोशल वेलफेयर प्राप्त होती है। यहाँ दो चीज़ें हमने ले ली हैं। एक तो पेरेटो से हमने परसविंदा वक्र ले लिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर्व ले लिया जिसको क्या कहा है, ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है। और एक हमने लिया है इंडिफरेंस कर्व, वो किससे लिया है, सामाजिक कल्याण फंक्शन से लिया है जो वैल्यू जजमेंट पर आधारित था। और वैल्यू जजमेंट का कार्य किसके द्वारा किया गया, सुपरमैन के द्वारा किया जाएगा। ब्रगसन सैमुसन के इस जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है उसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यहाँ हमने दो बिंदु लिए हैं, एक वैल्यू जजमेंट के बारे में चर्चा की। वैल्यू जजमेंट से हमने जो इंडिफरेंस कर्व प्राप्त किए जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, W1, W3, W2, 4। जैसा जैसा ऊपर की तरफ जाएगा सोशल वेलफेयर ज़्यादा को दर्शाएगा। और V प्राइम है जो कि हमने पेरेटो ऑप्टिमम द्वारा प्राप्त किया है। और पेरेटो ऑप्टिमम में जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व है उसके द्वारा इसको प्राप्त किया। यहाँ इसको हमने उच्चतम तुष्टिगुण संभावना वक्र ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व कहा है। जैसा कि डायग्राम पर आप देख पा रहे हो कि Q बिंदु है ना, जिसको हम प्रतिबंधित अधिकतम जो संतोष का बिंदु है वो कह रहे हैं। इस Q पॉइंट पर आप यहाँ ये देखोगे क्योंकि ये जो Q पॉइंट है, चूँकि हम V प्राइम जैसा कि ऊपर हमने देखा कि ये जो ग्रांड यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस प्रकार से प्राप्त किया। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन है, वो उनका अधिकतम कितना प्रयोग करके ये प्राप्त कर सकते हैं वो है। इसलिए हम W4 पर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि W4 है वो हमारी रिसोर्सेज से बाहर का बिंदु है। हाँ, अगर हम W4 पर जाते तो हमारी जो सोशल वेलफेयर है वो अधिक प्राप्त हो सकती थी, इसलिए इस पर तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो सामाजिक कल्याण फलन की सहायता से, क्योंकि सामाजिक कल्याण फलन से हमने क्या प्राप्त किया, इंडिफरेंस प्राप्त किया तथा उच्चतम तुष्टिगुण संभावना वक्र पर स्थित असंख्य, क्योंकि V प्राइम पर जितने भी बिंदु है जैसे R, Q, इनके अलावा भी कितने भी बिंदु रखे हैं वो पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति में है। लेकिन हमने सामाजिक कल्याण फलन यानी इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से एक विशेष संतुलन का बिंदु जो कि हमने Q प्राप्त किया जिस पर सामाजिक कल्याण अधिकतम है। यहाँ प्रतिबंधित अधिकतम संतोष बिंदु जिसको हमने यहाँ Q पॉइंट पर दर्शाया है, एक विशेष संतुलन बिंदु है। विशेष उत्पादन ढांचे, दो व्यक्तियों में विशेष प्रकार से उसके वितरण, संसाधनों के विशेष संयोग जो कॉम्बिनेशन है उस उत्पादन को व्यक्त करता है जिससे हमें अधिकतम संभव सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है। किन बिंदुओं पर, Q बिंदु पर। और ये संभव कैसे हो पाया, V प्राइम और ये इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से प्राप्त हो पाया है। लेकिन यहाँ आप देखोगे एक विशेष बात ये है कि जैसा कि पेरेटो अनुकूलतम है, पेरेटो ऑप्टिमम बिंदु है, पेरेटो एफिशिएंट पॉइंट है, वो कौन से होंगे, जो V प्राइम पर स्थित होंगे। जैसा कि यहाँ R और Q दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो पेरेटो अनुकूलतम बिंदु है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो गैर पेरेटो अनुकूलतम बिंदु है उस पर भी सामाजिक कल्याण सोशल वेलफेयर है वो पेरेटो ऑप्टिमम से अधिक प्राप्त हो सकती है। जैसा कि आप देखो, जैसा R पॉइंट आपको देख पा रहे हो, R पॉइंट है वो V प्राइम है उस पर है ना। इसका मतलब R पॉइंट एक पेरेटो ऑप्टिमम को दर्शा रहा है। लेकिन ये W1 सोशल वेलफेयर फंक्शन पर स्थित है, जबकि S बिंदु आप देख पा रहे हो जो W2 जो है इंडिफरेंस कर्व है उस पर स्थित है। इसका मतलब S बिंदु पेरेटो ऑप्टिमम तो नहीं है, परंतु R बिंदु की अपेक्षा S बिंदु पर जो सोशल वेलफेयर है वो अधिक प्राप्त हो रहा है, अधिक कुशल है ना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कई बार जो नॉन पेरेटो ऑप्टिमम पॉइंट है वो भी अधिकतम सामाजिक कल्याण को दर्शा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ R और S को देखकर बात की गई है।
परंतु यहाँ हमने क्यू पॉइंट को जो चुनाव किया है, इस प्रकार बर्गसन सैमुअल्सन ने क्या किया, पेरेटो ऑप्टिमम को शामिल करते हुए और अपने जो इंडिफरेंस कर्व है जो कि वैल्यू जजमेंट पर आधारित है उनको शामिल करते हुए एक निश्चित पॉइंट यहाँ प्राप्त कर लिया है, जिसको हमने क्यू पॉइंट के द्वारा यहाँ देखा है। ठीक है, ये एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है, बड़ा सरल सा है। इसको आप क्योंकि यहाँ पेरेटो को भी शामिल कर लिया उसने और अपने ये जो इंडिफरेंस कर्व देख रहे हो, इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार से प्राप्त किए हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हमने जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों पर आप चर्चाएं कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।